कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इट मीन सेल्स जो होती है, एक पर्टिकुलर सेल कौन कौन से कंपोनेंट से बनी है, कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेल से इन्वॉल्व है, ये सारे उस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो इसमें सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से। सबसे पहला PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ये आउटर कवरिंग जो होती है। उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल, जो पर्टिकुलरली प्लांट में ही प्रेजेंट रहता है, एनिमल में ये एब्सेंट रहता है। देन उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है जिसके अंदर DNA, RNA और जेनेटिक मटेरियल जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी सेमी सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके बाद बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स से। अब सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन उसके बाद गोल्जी एपरेटस, देन उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हमें जो हमें एनर्जी, जो पर्टिकुलर सेल को एनर्जी ट्रांसफर करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देन उसके बाद प्लास्टिड पर्टिकुलर क्या होता है, कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूल की। तो ये सारे क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स है सेल के। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ये सारे जो है वो इन्वॉल्वमेंट, इन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है एक सेल को बनाने में। तो हम एक एक करके जो है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि सेल के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक करके स्टडी करेंगे। सेल के कंपोनेंट्स मीन्स सेल के अंदर ऑर्गेनल्स कितने होते हैं, किन से जो है वो टोटली सेल जो होता है वो कंपोज होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सेल की कवरिंग करती है। इट मीन्स आउटर सेल की सेल का जो आउटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट मीन ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स मीन सेल का जो पार्ट है उसे आउटर इन्वायरमेंट से एक रेस्ट्रिक्ट रीजन पे जो कनेक्ट करती है वो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेपरेशन का काम कर रही है। सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं एक सेपरेशन का काम कर रही है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो टर्म्स जो है वो समझेंगे। सबसे पहला डिफ्यूजन एंड देन ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयन का मूवमेंट उसकी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। अब जब मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या जो एटम्स भी हो सकते हैं। तो ये अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल जैसे एक परफ्यूम की बॉटल है, तो परफ्यूम जो है वो क्या है, अगर उसको जस्ट स्प्रे किया है तो क्या होगा, स्प्रे से क्या होगा, स्प्रे बॉटल के अंदर जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स थे वो हायर कंसेंट्रेशन पे, और जैसे ही रूम में स्प्रे की एक पर्टिकुलर स्टेज पे क्या होगा, जैसे स्प्रे के इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि बॉटल के आसपास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो पूरे रूम में स्प्रे हो जाएंगे। तो पूरे रूम में जो है वो क्या होगा, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ये खुशबू क्यों आ रही है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी आयन का जो मूवमेंट है, परफ्यूम के जो आयन्स मॉलिक्यूल है, आयन्स कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, ये मॉलिक्यूल जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो रहे हैं अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाया है, डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या है कि that is the net movement of water molecule from its higher concentration to lower concentration by a semi permeable membrane। तो ऑस्मोसिस क्या है, अगर बात करें पर्टिकुलर वाटर के केस में, वाटर की क्वांटिटी कहीं पर भी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से वाटर का मूवमेंट अपने आप करेगा ज़्यादा से लो की तरफ, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों कंडीशंस जो है वो बैलेंस नहीं हो जाती। इट मीन्स इक्वल अमाउंट में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर और अंदर की तरफ बराबर नहीं हो जाता, या इक्वल क्वांटिटी में नहीं हो जाता, तो तब तक क्या है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता रहेगा। तो इन दोनों प्रोसेस का जो है वो बायोलॉजी सेल में
बहुत बड़ा रोल है। अब ये एग्जांपल देखिए ऑस्मोसिस का, फॉर एग्जांपल रिहाइड्रेशन ऑफ रेजिन। रेजिन्स क्या होती है, जैसे मुनक्का दाल होती है, अगर रात में अगर भिगो के रखें पानी में तो वो सुबह तक क्या होती है, फूल जाती है। तो फूल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑस्मोसिस हुआ। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर थे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुआ किसका, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि बाहर जो थे वो वाटर मॉलिक्यूल्स थे और अंदर की तरफ जो है वो रेजिन्स कैसी थी, रेजिन्स कैसी थी, एकदम श्रिंक हुई हुई थी। और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल रेजिन्स के अंदर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगी, रेजिन्स जो होगी स्वेल हो जाएगी। अब पूरी स्वेल हो गई, उसके बाद क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें रेजिन्स जो होगी वो अपने मूवमेंट बंद हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी वाटर की बराबर हो गई। तो ये तो बात हो गई ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल की। और उसके अब बात करते हैं कि ये ऑस्मोसिस जो है वो जरूरी कहाँ है। अब ये ऑस्मोसिस की बात करें तो सेल रिहाइड्रेशन में भी काम आता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी। सेल रिहाइड्रेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनके सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना जरूरी है। अगर हाईली कंसंट्रेटेड हुई तो क्या होगा कि श्रिंक होने के चांसेस है। इसीलिए क्या होता है कि सेल जो है वो प्रॉपर हाइड्रेटेड होती रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली फंक्शन कर सके, सारे बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो ये तो बात हो गई डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके फंक्शंस क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस तरीके से जो है वो वर्क कर रही है, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिटवीन सेल एंड इट्स सराउंडिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक थिन यानी एक बहुत पतली झिल्ली है जो प्रॉपर तरीके से क्या है सेल और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को क्या है सेपरेट रखती है। और फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मीन्स किसी भी शेप में मॉडिफाई हो सकती है। इट मीन्स ये जो है वो हार्ड नहीं है जो ताकि एक ही शेप में रहे, इसके शेप्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। सेल के शेप चेंज होने की वजह क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी। और सेलेक्टिवली परमेबल इट मीन्स सेल को जिस आयरन की रिक्वायरमेंट है या जिस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है तो उसी के बेसिस पे ये जो है वो अपना फंक्शन करती है। इट मीन्स सेल को अगर आउटर साइड से आयरन की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, आयरन मॉलिक्यूल को जो है वो इंसर्ट करेगी। इट मीन्स सेलेक्टिवली परमेबल दैट इज अकॉर्डिंग टू सेल सिचुएशन। अब बात करें इनके कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है जनरली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, ये जो कंपोनेंट होते हैं ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन को बनाते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, जैसा मैंने बता दिया है कि ये सेल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है मॉलिक्यूल की एंट्री करवाती है। देन उसके बाद प्रोटेक्शन, इट मीन्स ये क्या कर रही है, आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन भी कर रही है। अगर कोई बैक्टीरिया बाहर की साइड में है तो उसे मोस्ट प्रोबेबली आने नहीं देगी। इट मीन्स ये क्या कर रही है, एज ए बैरियर का फंक्शन कर रही है, अंदर सेल के जो कंपोनेंट है उन्हें प्रोटेक्ट रखने का भी फंक्शन करती है। देन उसके बाद की बात हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरीके से करता है, फॉर एग्जाम्पल सेल को जो है वो ऑक्सीजन की या CO2 के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या CO2 बाहर निकलना है, तो ये जो है वो क्या कर रही है, सेल मेम्ब्रेन CO2 को जो है वो बाहर निकाल रही है और ऑक्सीजन को जो है वो अंदर ले रही है। तो इट मीन्स ट्रांसपोर्ट का भी फंक्शन कर रही है। देन उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दूसरे से लिंक रहना। तो ये जो लिंक रहने का फंक्शन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी मेंटेन रखते हैं। अगर कोई भी केमिकल आया है तो उसे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है या किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो ये केमिकल सिग्नल जो होता है वो यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ये फंक्शन करते हैं। देन उसके बाद स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कई सेल्स में जो होती है साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी को शेप देते हैं, उसमें उस पार्ट को मेंटेन रखते हैं। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं। फॉर अब हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, जैसा बताया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। तो डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस में क्या होगा, CO2 को जो है वो सपोज अगर सेल ने CO2 एनर्जी रिलीज करने के बाद CO2 रिलीज करिए, अब ये जो CO2 होगी वो सेल के अंदर पड़ी नहीं रहेगी, ये क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो बाहर किस तरीके से निकलेगी, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट बाहर जो है वो सेल बाहर CO2 कम है लेकिन अंदर ज़्यादा है, तो CO2 की
जो अमाउंट होगी CO2 की अमाउंट अंदर से क्या होगी, बाहर जाएगी, डेट इज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब CO2 की अमाउंट अंदर ज़्यादा थी इसलिए वो बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन की अमाउंट, यानी ऑक्सीजन क्या है, हम जब सांस ले रहे हैं तो क्या है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, तो आउटर सेल के आउटर इन्वायरमेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस हो गई। अब ये भी क्या होगा, ऑक्सीजन भी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस, इट मीन्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो इट मीन्स ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर है, ज़्यादा है, तो बाहर से ये अंदर की तरफ जाएगी, और CO2 की जो अमाउंट है वो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। इस तरीके से जो है वो दोनों का एक्सचेंज होता रहेगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। देन बात करते हैं वाटर बाय ऑस्मोसिस। कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर डिसॉल्व रहते हैं, सेल की परमेबिलिटी को मेंटेन रखना है, या कह सकते हो वाटर की अमाउंट इसमें मेंटेन रखनी है, सेमी सॉलिड अमाउंट में ही मेंटेन रखना है। तो उसके लिए क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऑस्मोसिस क्या है, वाटर की अगर अमाउंट बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। इट मीन्स दे मूव फ्रॉम देयर लोअर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई तो वाटर क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। थैंक यू।